नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग के लिए आज एक बहुत बुरी खबर है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव वाली 4 जगहों से चीन के सैनिक करीब करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। और शायद ये खबर सुनकर आज जो देश के वामपंथी हैं, जो देश के ऐसे लोग हैं जो देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, सबूत मांगते थे, ऐसे लोगों की नींद पूरी तरह से आज उड़ चुकी होगी। कूटनीति शतरंज के खेल की तरह होती है और जिसमें आपको दुश्मन की चाल का अंदाज़ा पहले ही लगा लेना पड़ता है, और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो अक्सर दुश्मन को आप अपनी चाल में वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। भारत के साथ चल रहे कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में आज चीन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए भले ही बुरी खबर हो, लेकिन देश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि जो शनिवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी वो बहुत हद तक सफल रही, और दूसरी बात ये कि चीन को अब ये समझ आ गया है कि भारत के सामने उसे अपनी सीमाओं में ही रहना अब सीख लेना होगा। दोस्तों, अगर आप ख़ास तौर से कुछ वामपंथी चैनलों को देखेंगे, जिसमें एनडीटीवी है और इंडिया टुडे ग्रुप के कुछ चैनल हैं और कुछ खास प्रिंट जगत के भी कुछ अखबार हैं, उनकी आप अगर भाषा को समझेंगे तो वो केवल और केवल अभी तक यही कहते रहे हैं या कहते आए हैं कि भारत चीन से कभी जीत नहीं सकता और चीन देश की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर चुका है, और अब भारत का क्या होगा, और भारत के खिलाफ चीन युद्ध की लड़ाई तेज़ कर चुका है, की तैयारियां तेज़ कर चुका है। मगर जो सच्चाई है उसके बिल्कुल उलट है, जो वो कभी भी आपको नहीं दिखाएंगे। मगर ये सब चीन को अपने सरहद में पीछे जाना कैसे मुमकिन हो सका और भारत ने चीन के ऊपर कैसे क्या दबाव बनाया, ये दरअसल खबर है। खबर को समझने के लिए आपको इसे पूरा विस्तार से समझना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 1 महीने से जारी गतिरोध के बीच अब ये खबरें आने लगी कि चीन सेना 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच मेजर जनरल स्तर के कमांडरों की बैठक संभावित है। इस बीच सूत्रों का यह भी कहना है कि सीमा पर तनाव घटाने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ, तो खबर मात्र ये नहीं है कि चीन अपने सीमा में 2.5 किलोमीटर पीछे खिसक गया, मगर खबर ये है कि आखिर उसे ऐसा करने पर मजबूर किसने किया। तो चीन को मजबूर करने वाला व्यक्ति एक ही निकला, वही NSA अजीत डोभाल, जिन्होंने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने चीनी प्रतिनिधि से बातचीत की थी, उसके बाद तनाव घटना शुरू हुआ था। अब NSA डोभाल का इसमें क्या अहम रोल है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि अजीत डोभाल ने वो क्या काम किया है जिससे ये संभव हुआ है। दोस्तों, ये वही चीन है जो पिछले कुछ दिनों से अपनी सैन्य शक्ति का लगातार झूठा प्रदर्शन कर रहा था और अपनी सैन्य तैयारियों के वीडियोस पूरी दुनिया में फैला रहा था। आपको ऐसी कई तस्वीरें हमने भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि कैसे चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो से भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर चीन के सैनिक लद्दाख में पीछे हट रहे हैं तो आप चीन की सेना के खोखलेपन और भारत की मजबूती दोनों को समझ सकते हैं। इसे आप एक तरह से चीन का सरेंडर भी कह सकते हैं, और इसके लिए अजीत डोभाल ने सबसे बड़ा रोल निभाया है। भारत के सामने चीन का मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो फेल हो चुका है। चीन की सेना जो ताकत दिखा रही थी उसका कोई असर भारत पर नहीं पड़ा, क्योंकि चीन की सेनाएं कितना भी दावे कर लें, लेकिन उसकी जो ताकत है वो सिर्फ एक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ और सच भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला भ्रम तो यही है कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है। जी हाँ, ये पूरी तरह से भ्रम है, जबकि सच ये है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। दरअसल वह कम नहीं कर रहा है, वह कम करने पर मजबूर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक रह गए हैं। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज़्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रवाद है वो छद्म राष्ट्रवाद है, वो दबाव के कारण पाला गया राष्ट्रवाद है।
कोई सैनिक वहाँ पर अपने इच्छा से सैनिक नहीं बनता, वहाँ पर ज़्यादातर सैनिकों को दबाव के चलते सैनिक बनाया जाता है। दूसरा ये कि जो चीन है वहाँ पर लगातार जो वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते लोगों ने अपने इकलौते बच्चे को भी सेना में जाने से रोकना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चीन की सेना लगातार घटती जा रही है। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी ये है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था। उसने 1989 में वियतनाम के हाथों उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और वियतनाम और चीन का अगर आप रेशो देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अंतर आपको इसमें नजर आएगा। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी बचा होगा जिसे किसी भी प्रकार के युद्ध के लड़ने का अनुभव होगा। इसके अलावा 1967 में भी भारत से चीन मुंह की खा चुका है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, वहीं भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी खूब अनुभव है, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं अजीत डोभाल की देखरेख में ही किया जाता रहा है, जो सीधे मोदी जी को रिपोर्ट करते थे। और ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक भारत ने कोई एक आधी बार नहीं किया, भारत ने ऐसा 3-4 बार किया है। जी हाँ, 2 बार म्यांमार की सीमा पर और 2 बार पाकिस्तान की सीमा पर, एक बार एयर स्ट्राइक और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक। अब वहीं चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लायक नहीं है, वो फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी ज़रूरत से ज़्यादा है, और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं और व्यसन में पड़े रहते हैं। यानी चीन भले ही दुनिया में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका मायाजाल है और कुछ नहीं। चीन खुद भी ये बातें जानता है, उसे पता है कि युद्ध की स्थिति में ऐसे सैनिकों की कमी हो सकती है, इसलिए वो एक बैकअप प्लान पर भी काम करता है। इसके तहत चीन ने सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष के लिए सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया है, जबकि भारत में सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य नहीं है, वहाँ यह स्वैच्छिक है। अब चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवा तहत लाया जाता है, यानी उन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है। अब सोचिए ऐसे लोग कैसे कोई युद्ध लड़ सकते हैं जिन्हें मजबूरी में सेना में या देश के लिए मरने के लिए भेज दिया गया हो। चीन की सेना में ग्रामीण और शहरों से 50% जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना में शामिल नागरिकों को 90 दिन की सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा सके, लेकिन लड़ने के लिए भेजा जा सके, युद्ध जीतने के लिए नहीं। रक्षा विशेषज्ञ ये भी दावा करते हैं कि राजनीतिक विचारधारा से सैनिकों का ब्रेन वॉश दुनिया में सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है, और इसी कारण से चीन की सेना को कम्युनिस्ट पार्टी की सेना भी कहा जाता है। दक्षिण सूडान में चीन के सैनिकों से जुड़ी भी एक वर्ष 2015 की एक बेहद ही हास्यास्पद कहानी है। इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इसके बाद पता चल जाएगा कि चीन की औकात क्या है। दरअसल चीन के एक ये सैनिक जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत दक्षिण सूडान में गए थे, जहां अक्सर भारत के भी जो सैनिक हैं वो शांति के लिए शांति समझौते के तहत विश्व में अलग अलग जगहों पर भारतीय सैनिक भी जाते रहते हैं। अब वहाँ पर इनके एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को मिली थी, यानी चीनियों को। लेकिन जब विद्रोही गुटों का हमला हुआ तो चीन के सैनिक ना तो नागरिकों को बचा पाए, ना ही खुद की रक्षा भी कर पाए। नागरिकों की हत्या और बलात्कार होते रहे, लेकिन चीन के सैनिक अपने कैंप से बाहर ही नहीं निकले। खुद चीन के कैंप पर विद्रोही गुटों ने गोलाबारी की, जिसमें चीन के 2 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद तो चीन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद यहाँ तक कि कपड़े तक छोड़कर भाग गए। अब इसी घटना में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों का अंतर पता चलता है। जिस वक्त दक्षिण सूडान में ये हमला हुआ था, उस वक्त भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी वहाँ पर थी, जिसे रिजर्व में रखा गया था। ये भारतीय सेना की 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे। याद रखिएगा, 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट जो चीन की सीमा पर सबसे ज़्यादा डटे रहते हैं। इन्हें हमले के बाद हालात पर काबू पाने के लिए बुलाया गया था। बेखौफ होकर भारत के जवानों ने उस इलाके में विद्रोहियों को खूब खदेड़ा, भगाया और इस इलाके को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि बाद में दक्षिण सूडान के यूएन मिशन के कमांडर ने भारतीय सैनिकों से खुद मुलाकात की और इन सैनिकों का शुक्रिया अदा करा। वहीं चीन की खूब फजीहत हुई, लेकिन चीन प्रोपेगेंडा के चलते ऐसी अपनी किसी भी हार के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी खबर फैलने नहीं देता। अब आपको बता दूं कि चीन किस तरह के प्रोपेगेंडा करता है ऐसी खबरें ना फैलने देने के लिए। जैसे कि अमेरिका के न्यूज़ एजेंसी और मीडिया एजेंसीज में इस समय चीन ने करीब 10 लाख
डॉलर से भी ज़्यादा का जो है अपने एडवर्टीज़मेंट प्रचार में डाले हुए हैं और आगे जाकर लगभग 15 मिलियन डॉलर तक इस खर्च को बढ़ाने की तैयारी चीन कर रहा है, ताकि चीन के खिलाफ कोई भी अमेरिकी आवाज़ उठ ना सके। तो ये है चीन का युद्ध लड़ने का तरीका। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।